वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर्स। साथियों, हम लोग अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज के एक्ट को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडले मिंटो एक्ट को पढ़ा था जो 1909 में पारित हुआ था, 1909 में देश में लागू हुआ था। आज हम लोग जस्ट उसके बाद जो एक्ट आया था बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त भारत के जो राज्य सचिव थे, जो कि भारत में शासन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी होते थे, भारत राज्य सचिव जो कि लंदन में रहते थे, उस वक्त मॉन्टेग्यू थे। और भारत के वायसराय जो थे 1919 में चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पड़ा था। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस एक्ट को पारित करने के क्या कारण थे, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड क्या था। हर एक्ट को पारित करने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहते हैं और उसी कारण के आधार पर एक्ट को बनाया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कारण। तो मुख्य रूप से दो कारकों को हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। पहला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था पूरी दुनिया में और उसका कार्यकाल था 1914 से 18। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं 1914 से 18। और इस दौर में महात्मा गांधी जी भी भारत आ चुके थे और उन्होंने इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो कि ब्रिटेन संकट में था, तो सभी को अंग्रेजों का यानी ब्रिटेन का साथ देने के लिए प्रेरित किया। और भारतीयों ने, विशेषकर भारतीय सिपाही जो कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे और आम सिविल जो लोग थे, उन्होंने, गांधी जी ने भी लोगों को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। एक प्रकार से कह सकते हैं भारतीयों के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को भरपूर सहयोग किया गया कि ब्रिटेन यह युद्ध जीत जाए और अंततः ब्रिटेन यह युद्ध जीत जाता है। तो भारतीयों के इसी सहयोग की जो भावना थी, इसका कद्र करते हुए 1917 में अगस्त घोषणा जारी होती है, अगस्त घोषणा। और ये घोषणा को कौन करते हैं? तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को अपना एक अगस्त घोषणा, या उसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, उन्होंने वहाँ के जो संसद थे ब्रिटेन का, इसने इसका घोषणा किया। और इस अगस्त घोषणा में उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को वर्ल्ड वार के बाद, यानी 1918 में जब खत्म हो गया, इसके बाद एक उत्तरदायी शासन देंगे, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देंगे, जैसे कि अन्य उपनिवेशों में ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कनाडा में स्वायत्तता दी गई थी शासन में, उसी प्रकार भारतीयों को भी दी जाएगी। और और भारतीयों के द्वारा चुने गए लोग ही भारत में शासन करेंगे और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ था भारतीय इतिहास में कि भारतीयों के लिए इतनी बड़ी बातें कही गई थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित होगी और वो भारत के लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। और इस तरह की सरकार की बात पहली बार इस अगस्त घोषणा में की गई थी, जो कि 20 अगस्त 1917, यहाँ पे अगर डेट भी पूछा जाए तो आप 20 अगस्त 1917 वो डेट था। ये भी पूछा जाता है अगस्त घोषणा कब जारी किया गया, तो 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा जारी किया गया था। अगस्त घोषणा के माध्यम से पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया। और इस घोषणा करने के बाद मॉन्टेग्यू भारत जब आए तो उन्होंने तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड और कुछ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और एक रिपोर्ट प्रकाशित किया 1918 में। इस दोनों के विचार विमर्श मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और कुछ भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और वो रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुआ और इस रिपोर्ट को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। और उस रिपोर्ट के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे इस एक्ट में भारत के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले इसके मुख्य प्रावधानों को देखते हैं। यह पहला एक्ट था जिसमें प्रेम्बल, जैसे हम लोग संविधान में प्रीम्बल होता है, प्रस्तावना, यह पहला एक्ट था जिसमें एक्ट के पहले प्रीम्बल का जिक्र था, प्रस्तावना लिखी गई थी एक्ट के पहले। तो ये पहला एक्ट था
1919 का अधिनियम जिसमें प्रेम्बल का प्रयोग हुआ था, और ये पहला एक्ट था जिसमें उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। आपसे पूछा जाएगा किस एक्ट में भारत के लिए पहली बार उत्तरदायी उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। उत्तरदायी शासन की बात की गई थी तो वो एक्ट 1919 का अधिनियम ही था। पहली बार उत्तरदायी शासन, पहली बार प्रिम्बल का प्रयोग, ये इसी एक्ट में किया गया था। इसके साथ ही जो कानून बनाने के लिए जो विधायिका होती थी उसको उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया। इसके पहले क्या व्यवस्था थी वो भी हमें जानना होगा। इसके पहले हम लोग को पता है एक केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी और उसका गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो लोग होते थे दोनों मिलकर भारत के लिए विधान बनाती थी। पहले गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद और एक जो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया था, उनका संयुक्त जो कि संख्या उसकी 16 हुआ करती थी, ये मिलकर भारत के लिए एक्ट बनाती थी, कानून बनाती थी, जो कि एक विधायिका का कार्य करती थी। लेकिन यहाँ विधायिका में चेंजिंग किया गया। पहले एक सदनीय विधायिका थी, पहले जो विधायिका थी एक सदन, सिर्फ एक ही सदन था, एक सदन, वह केंद्रीय विधान परिषद ही होता था। अब उसे द्विसदनीय बना दिया गया। पहले एक सदन था, जैसे अभी हमारे भारत में द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो उसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा का पहली बार कॉन्सेप्ट इसी एक्ट के माध्यम से आया, जबकि इसके पहले एक सदनीय विधायिका थी। जैसे बहुत सारे आप स्टेट में देखते होंगे एक सदनीय विधायिका होती है। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वो एक सदनीय है, जबकि हमारे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है। इसका पहली बार जो नींव पड़ा द्विसदनीय विधायिका का नींव इसी एक्ट के माध्यम से पड़ा था। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किस एक्ट से माना जाता है, तो उसका आंसर भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 होगा। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा का जो आज हमारे देश में प्रचलन है इसकी नींव किस एक्ट के माध्यम से पड़ी, तो वो भी 1919 का एक्ट होगा। अब देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था जो अपनाई गई फर्स्ट टाइम इंडिया में, इसका क्या प्रारूप था, क्या रूपरेखा था, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसे दो वर्गों में बांटा गया, एक को कहा गया केंद्रीय विधायिका, दूसरे को राज्य परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। आप केंद्रीय विधायिका जो है या लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको आप लोअर हाउस या लोकसभा भी मान सकते हैं, आज के लोकसभा के जैसा, आज के लोकसभा के जैसा, और ये था आज के राज्यसभा के जैसा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो आज का जो लोकसभा है इसका पुराना नाम हम बोल सकते हैं क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधायिका। इसी तरह आज का जो राज्यसभा है इसका पुराना नाम क्या होगा, राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट। हम लोग भी देखते हैं राज्य परिषद में कहाँ से लोग जाते हैं, स्टेट से जाते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं वो। और लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट ज़्यादा लोग चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ भी नामित होते हैं, अभी भी राष्ट्रपति कुछ लोगों को नामित करते हैं, 2 लोगों को लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 लोगों को। और अधिकतर यहाँ राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव, इसको प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोग जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। तो आपसे ये भी पूछा जा जाएगा किस एक्ट में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, तो वो यही एक्ट था। प्रत्यक्ष चुनाव भी पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से देखा गया। इसके बाद हम लोग इसमें और भी डिटेल देखते हैं और भी क्या क्या प्रावधान थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 145 मेंबर होने थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में कुल 60 मेंबर होने थे। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधायिका थी, इसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता था। जो यहाँ पे चुने जाते थे 145 लोग, वो 3 साल के लिए चुने जाते थे। जबकि जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते थे, राज्य परिषद, वहाँ पे जो चुने जाते थे वो 5 साल के लिए चुने जाते थे। अब इनका भी अलग अलग वर्ग था, कहाँ से वो आते थे इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो 145 लोग थे 3 साल के लिए चुने जाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें से 104 लोग डायरेक्ट चुनाव से आते थे, डायरेक्ट चुनाव से, इलेक्शन से आते थे, इनका चुनाव होता था डायरेक्ट। और ये होते थे नॉमिनेट, 41 लोग नॉमिनेट होते थे, ये नॉमिनेट होते थे 41 लोग।
और अब 104 लोग जो चुने जाते थे, इलेक्शन से आते थे, इनको भी सांप्रदायिक आधार पर, जैसे मॉर्ले मिंटो में सांप्रदायिकता की नींव डाली गई, तो उसे यहाँ पे जारी रखा गया और उसका विस्तार दिया गया। अब सांप्रदायिक आधार पर इन लोगों को का चुनाव होना था। और वो कौन कौन वर्गों से आते थे, तो मुस्लिम के लिए पहले से तो था ही, उसे जारी रखा गया। सिख, ईसाई, यूरोपीय, इन वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक जो भावना था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का, अलग निर्वाचन प्रणाली का, वो जारी रखा गया। यानी 1919 के एक्ट में जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था, मुस्लिमों को मिला था, अब उसको सिख को भी मिल गया, अब उसमें ईसाई को भी मिल गया, क्रिश्चियनिटी को भी मिल गया, अब उसमें यूरोपीय को भी मिल गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का और ज़्यादा विस्तार हुआ, उसमें कमी नहीं आई। 1919 के अधिनियम एक तरह से कह सकते हो उसकी जो बुराई थी, उस बुराई को कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि बेसिकली ये तो था कि अंग्रेजों को यहाँ भारत में लॉन्ग टर्म तक राज करना था, और उसका राज तभी टिकता जब फूट डाल के भारतीयों की एकता को तोड़ देते वो। और ये प्रयास यहाँ भी जारी रहा, भले ही इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक चीज़ था इस एक्ट का, जो कि भारत के लिए आगे जाके बहुत घातक सिद्ध होता है, इसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता संबंधित जो प्रणाली थी वो कंटिन्यू रखा गया। अब इधर देखते हैं इसमें क्या प्रोविजंस थे। इसमें ये 60 लोगों को चुनना था और वो 5 साल के लिए चुने जाते राज्य परिषद में। इसमें से 27 नॉमिनेट होते थे और 33 डायरेक्ट चुनाव से आते थे। ये डायरेक्ट आते थे और वो नॉमिनेट होते थे। और ये जो नॉमिनेट होते थे, इसका भी अलग वर्ग था, वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ भी जो 33 चुनाव से आते थे, इसमें मुस्लिमों के लिए पहले से था ही, अब सिख, ईसाई, यूरोपीय सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया और इन लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग जो 41 और 27 देख रहे हैं, जो नॉमिनेट होते थे, और यहाँ पे 27 नॉमिनेट होते थे, यहाँ 41 नॉमिनेट होते थे, इनका भी दो वर्ग था। इसमें 26 जो होते थे वो गवर्नमेंट के लोग होते थे और 15 होते थे नॉन गवर्नमेंट या अशासकीय। इसी तरह यहाँ 17 लोग नॉमिनेट होते थे, 17 लोग शासकीय होते थे गवर्नमेंट, और 10 लोग अशासकीय होते थे नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से तात्पर्य है वैसे लोग जो कि सरकार के लोग होते थे, या तो रिटायर हो, किसी अधिकारी, अंग्रेज कोई रिटायर अधिकारी हो, या कोई रिटायर कर्मचारी हो, या कोई सरकारी लोग ही हो जो कार्य कर रहे हो, वर्तमान में उनकी सेवानिवृत्ति नहीं हुई हो, तो उन्हें भी यहाँ पर पद दिया जा सकता था 26 लोगों को। और अशासकीय में वैसे लोग होते थे जो सरकार के अंग नहीं होते थे। यहाँ भी 17 वैसे लोग होते थे जो सरकार से संबंधित होते थे, और 10 असंबंधित होते जो सरकार से संबंध नहीं रखते थे। ये हम लोग देख रहे थे कि इनकी पूरी प्रक्रिया किस किस वर्ग से चुने जाएंगे। पहला तो द्विसदनीय विधायिका हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 145 लोग आएंगे, यहाँ पे 60 लोग आएंगे। अब ये 145 लोग कहाँ से आएंगे, तो उसको हम लोग देख लिए 104 और 41। 104 चुनाव से, 41 नामित, यहाँ 33 चुनाव से, यहाँ 27 नामित। इसके बाद इन नॉमिनेट में भी दो वर्ग, गवर्नमेंट और यहाँ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। इसी तरह इसका भी दो वर्ग, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो बढ़ते हैं आगे, इस एक्ट में क्या प्रोविजन थे। इस एक्ट का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन था, वो ये था कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरू की गई। प्रांतों में भी द्वैत शासन शुरू किया गया, और ये कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में। इसके साथ ही जो कि इस यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ में, इसके अलावे भी कुछ किए गए थे जिसे हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस पे आएंगे। वो था क्या, जो भी विषय थे उसे केंद्र सूची और राज्य सूची में बांट दिया गया। केंद्र और राज्य, पहले उसको केंद्र सूची और राज्य सूची में बांटा गया, केंद्र और राज्य सूची। जब सेंटर गवर्नमेंट हो गया और स्टेट में भी गवर्नमेंट हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट को बांट दिया गया, और इसको केंद्र सूची और राज्य सूची कह सकते हैं। मतलब आज संविधान के जो हमारा 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर जो कानून बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और राज्य सूची पर जो कानून बनाती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उस वक्त भी इस तरह की
इस तरह का बंटवारा कर दिया गया। प्रांतों को प्रांतों को कुछ अधिकार दिए गए, राज्यों, प्रांत मीन्स राज्य, राज्यों को कुछ विषयों पर अधिकार दिए गए, कुछ विषयों पर केंद्र को अधिकार दिए गए। ये उस वक्त इसकी नींव पड़ी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए, अभी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची का जो वर्णन है, उसकी नींव कब पड़ी? तो सबसे पहली बार नींव इसी एक्ट के तहत पड़ी थी। विषयों को 2 भागों में बांटा, सबसे पहले केंद्रीय और राज्य। अब राज्य यानी प्रांत, तत्कालीन प्रांत को ही राज्य बोलते थे। तो अब प्रांत में भी जो विषय थे, राज्य सूची के जो विषय थे, उसे भी 2 वर्गों में बांट दिया। यानी प्रांत में भी जो विषय थे, इसे भी 2 वर्गों में बांट दिया। वो 2 वर्ग कौन थे? एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित वर्ग पर कौन बनाएगा एक्ट? गवर्नर। आरक्षित वर्ग पर जो एक्ट बनाएगा या उस संबंध में जो भी निर्णय लेगा, वो गवर्नर लेंगे। जबकि हस्तांतरित विषय पर भारतीय मंत्री उस वक्त, जो कि भारत के में चुनाव के माध्यम से प्रांतों में जो मंत्री बने थे, वो इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। मतलब ये भारतीय मंत्रियों के हाथों में था हस्तांतरित विषय, और गवर्नर जनरल के हाथों में था आरक्षित विषय। इनके वर्ग में हम देख सकते हैं आरक्षित में क्या क्या होता था? भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, ये सभी होते थे गवर्नर के हाथों में। जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पंचायत, चिकित्सा, कृषि, ये सारे विषय भारतीय जो मंत्री चुने जाते थे, वो इन विषयों को देखते थे। और ये आरक्षित विषय के जो देखते थे, वह गवर्नर देखते थे। तो मतलब हो गया, केंद्र और राज्य में पहले बंटवारा हुआ, सेंटर और स्टेट में पहले बंटवारा हुआ, फिर सेंटर और स्टेट में, किसी स्टेट में केंद्र सूची, स्टेट में राज्य सूची और केंद्र में केंद्र सूची, और फिर स्टेट से भी 2 हुआ, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो यहाँ भी 2 वर्ग हो गए। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई इसी एक्ट के तहत। 2 शासन हो गया, पहला गवर्नर का शासन और दूसरा मंत्रियों का शासन। गवर्नर का शासन इन विषयों पर, मंत्रियों का शासन इन विषयों पर। गवर्नर जो भी कार्य करते थे, वह उत्तरदायी होते थे अपने जो उनके होते थे भारत सचिव, उनके प्रति, और ये जो उत्तरदायी होते थे, ये अपने सदन के प्रति होते थे। तो ठीक है, इसके बाद इस एक्ट में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि भविष्य में लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में भी प्रस्ताव दिया गया कि भविष्य में अब लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि आप भविष्य में गठन कर सकते हैं। इसी के आधार पर ली आयोग के सिफारिश पर भारत में पहली बार यूपीएससी की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को, और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1924 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी की स्थापना किस एक्ट के प्रावधान में दर्ज की गई थी पहली बार? तो वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। यूपीएससी की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी? तो ली आयोग या ली कमीशन। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा, भारत के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि यूपीएससी आज भी है, और यूपीएससी से ही आईएएस आईपीएस बनते हैं, जो आज भारत के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उसको बैकबोन कह सकते हैं। पूरे देश के प्रशासन को वही चलाते हैं। तो उस संस्थान जो इसकी नियुक्ति करती है, यूपीएससी, इसका नींव इसी एक्ट के माध्यम से पड़ा था। आगे देखते हैं इस एक्ट में और क्या प्रोविजन थे। हाँ, जैसा कि वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था, टोटल 6 कार्यकारिणी परिषद होते थे। अब उसमें क्या किया गया? 3 इंडियन होने लगे। 3 इंडियन, यहाँ पे आप 6 नहीं, इसे 8 समझिए, क्योंकि 8 लोग होते थे उस वक्त। कार्यकारिणी परिषद में 8 लोग होते थे, उस 8 में से अब 3 इंडियन होने लगे। पहले 1 इंडियन हुआ करते थे, याद कीजिए पिछला एक्ट में हम लोग पढ़े थे, पहले 1 इंडियन हुआ करते थे, यहाँ पे 1 इंडियन, अब यहाँ पे 3 इंडियन हो गए। मतलब यहाँ भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया, ये अच्छी बात थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है
1919 के एक्ट में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कितने भारतीयों को मौका दिया गया? तो 3 भारतीयों को। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पिछला एक्ट को याद कीजिए। उस समय 1 भारतीय को कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया था और पहले भारतीय कौन थे? आप इसका आंसर दीजिएगा। पहले भारतीय कौन थे जिसे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया था? उस भारतीय का आपको नाम बताना है। पिछले क्लास में मैंने उसका नाम बताया था आपको। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसी एक्ट में पहली बार एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रस्ताव दिया गया था। इसी के तहत भारत में आज हम लोग कैग जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो उसकी नींव इसी एक्ट के माध्यम से पड़ी। तो देख रहे हैं भारत के जो प्रशासन है, जो संवैधानिक ढांचा है, इसका अधिकतर नींव इस एक्ट के माध्यम से पड़ा है। चाहे वो संसदीय व्यवस्था की नींव हो, लोकसभा राज्यसभा हो, या कैग हो, या तो राज्य सूची और केंद्र सूची में जो डिवाइड है संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार, ये सारी व्यवस्थाओं की शुरुआत इसी एक्ट में पहली बार देखी जाती है, जो आज भी भारत में जारी है। तो कैग का भी नींव महालेखा परीक्षक का इसी एक्ट में पड़ा और हम लोग देखते हैं भारत में कैग की नियुक्ति हो रही है। इसी एक्ट से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके साथ ही पहले भी हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इसी एक्ट में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई भारत में। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस एक्ट से हुआ? तो इसी एक्ट से आरंभ हुआ। पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला इसी एक्ट के माध्यम से। इसके साथ ही और एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा, वो है कि जैसे प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ कर दिया गया, हम लोग देख रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन किस एक्ट के माध्यम से आरंभ किया गया? तो 1919 के एक्ट के माध्यम से। प्रांतों में विषयों को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में, आरक्षित और हस्तांतरित। आपसे ये पूछा जा सकता है द्वैत शासन प्रणाली जो भारत में अपनाई गई, इसके जनक कौन थे, इसके जन्मदाता कौन थे? द्वैत शासन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जन्मदाता माना जाते हैं लियोनिल कार्टिस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, लियोनिल कार्टिस। इसे जन्मदाता माना जाता है द्वैत शासन प्रणाली का, क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली का जब यहाँ जिक्र हो रहा है तो इसे भी हम लोग को जानना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है। तो ये था इस एक्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि हम लोग हर सेक्शन को छुए, एक भी क्वेश्चन आपका इससे छूटे नहीं, वही प्रयास है। ये जो टेबल है इसे आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो अब वक्त आ गया है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने का, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सबसे पहला, किस एक्ट को, बिल्कुल हम लोग ईजी से टॉप पे पहुंचेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको हेडिंग से ही बनेगा, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है? किस एक्ट को? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को। दूसरा, जब भारत शासन अधिनियम 1919 बना तो उस वक्त भारत के सचिव कौन थे, राज्य सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। जब भारत शासन अधिनियम 1919 बना, भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगस्त घोषणा किसने जारी की? अगस्त घोषणा किसने जारी की थी? तो मॉन्टेग्यू ने। अगस्त घोषणा कब जारी की? 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा कब जारी की? 20 अगस्त 1917। पहली बार एक उत्तरदायी सरकार की बात किस एक्ट में की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। उत्तरदायी सरकार की पहली बार बात भारत शासन अधिनियम। किस एक्ट में पहली बार प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था या प्रिम्बल का प्रयोग किया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में। किस एक्ट के माध्यम से सेंटर में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई? 2 सदन वाले विधायिका की स्थापना की गई। तो 1919 के एक्ट के माध्यम से। वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की नींव किस एक्ट के माध्यम से पड़ी? तो वो 1919 के अधिनियम के माध्यम से। 1919 के अधिनियम के माध्यम से विधायिका को किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया? तो केंद्रीय विधायिका और राज्य परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, या इसको कह सकते हैं हम लोग राज्यसभा। वर्तमान में ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। इसी प्रकार आपसे ये पूछा जा सकता है, द्विसदनीय विधायिका
1919 के अधिनियम के अनुसार कितने लोगों को, कुल कितने सदस्य का चयन केंद्रीय विधायिका के लोग द्वारा किए जाते थे? तो वो 145। कितने लोग राज्य परिषद में चयनित होते थे? तो 60 लोग। इसी प्रकार आपसे ये पूछा जा सकता है, और डीपली अगर पूछे तो केंद्रीय विधायिका के 145 मेंबर में से कितने का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता था? तो 104। इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है, राज्य परिषद में चुने जाने वाले कुल सदस्यों में से कितने का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है? तो 33 लोगों का। आपसे ये पूछा जा सकता है, किस अधिनियम में मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 को और विस्तार कर दिया गया? यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो 1919 के एक्ट के माध्यम से, क्योंकि 1909 में सिर्फ मुसलमानों को मिला था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सिर्फ मुसलमानों को मिला था। अब उसमें और भी ये सारे इंक्लूड हो गए, मुस्लिम के साथ सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और भी वर्ग थे, सबको सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इसी प्रकार आपसे ये पूछा जा सकता है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के माध्यम से। प्रांत के विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में, आरक्षित वर्ग, हस्तांतरित वर्ग। आरक्षित वर्ग के शासन यानी भू वित्त सिंचाई के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। आपसे पूछा जाएगा, हस्तांतरित विषयों के शासन के लिए कौन उत्तरदायी होते थे? तो मंत्री, भारतीय मंत्री उत्तरदायी होते थे। इसके बाद पहली बार लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के गठन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? पहली बार लोक सेवा आयोग, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। किस कमीशन के आधार पर या किस आयोग के आधार पर? तो ली आयोग। ली आयोग ने अपनी सिफारिश कब दी? 1924 में। अब 1919 के एक्ट के तहत वायसराय के कार्यकारिणी में कितने भारतीयों का चयन होने का प्रावधान किया गया? तो 3। अब वायसराय के कार्यकारिणी में 3 भारतीय को होना था। महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो 1919 के एक्ट के तहत। पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1919 के एक्ट के तहत। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, इसलिए आप एक एक जो यूनिट, एक एक टॉपिक है, इसे अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाला है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ भाइयों, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके इस फ्री कोचिंग मूवमेंट ऑफ इंडिया का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।